डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं लास्ट प्रीवियस वीडियो में इससे पहली वीडियो में मैं आपको न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। न्यूटन सेकंड लॉ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही होता है। से फोर्स को हम लोग फाइंड करते हैं। मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि फोर्स इक्वल्स टू ma। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। मैं उसी के बेस पर कुछ प्रॉब्लम्स को यहाँ पर लाया हूँ। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कैलकुलेट द फोर्स टू प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉल ऑफ मास 6 kg। अब मेरे को यहाँ पर मास मालूम है 6 kg, एक्सीलरेशन मालूम है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं फॉर्मूला F इक्वल्स टू ma लगा दूंगा, जो न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा था हमने। मास मालूम है 6 kg, मास हमेशा kg में ही मेजर किया जाता है। एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एज यू नो, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही फाइंड किया जाता है, इसलिए लिया जाता है। सो दैट्स वाई 6 4 24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे तो ये बनेगा, पर लेकिन एग्जैक्ट इसका यूनिट होता है न्यूटन। इसी को बोलते हैं हम न्यूटन। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि 1 न्यूटन को अगर हमें डिफाइन करना हो तो व्हेन 1 किलोग्राम मास पर अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लग रहा है तो 1 न्यूटन फोर्स इज एक्सर्टेड। नाउ यहां पर हमारे पास फोर्स आ गया 24 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स। अभी हमें फोर्स मालूम है, फोर्स मालूम है 12 न्यूटन। दूसरा क्या मालूम है, एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट 3 kg। इसका मास मालूम है 3 kg। फिर दोबारा हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स इक्वल्स टू ma। फोर्स मालूम है 12, मास मालूम है 3 kg, एक्सेलरेशन पता नहीं। जब भी यह मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो एक्सेलरेशन ये 3 नीचे चला जाएगा 12 के, 3 से कट जाएगा 4 बार, देन वी गेट एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कोई ऐसा यूनिट में वैल्यूज नहीं दे रखी हैं तो पहले हमें उसे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट भी करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई जरूरी नहीं है हमको डायरेक्टली इनमें से कोई 3 वैल्यूज में से फोर्स मास एक्सेलरेशन से कोई 3 क्वांटिटीज में से कोई 2 दे रखी हो। अगर 2 नहीं भी दे रखी हैं तो कोई हमें 2 पहले फाइंड करनी पड़ेंगी। इसके लिए देखो मैं एक तीसरा क्वेश्चन लेके आया हूं। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट अ कार अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। यहां वेलोसिटी दे रखा है, इन 10 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड हो गई है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मास ऑफ कार दे रखा है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं दे रखा। अब ऐसी कंडीशन में हम फोर्स कैसे निकालें, और फोर्स को कैलकुलेट करवा रहा है। अभी हमारे पास मालूम है कार स्टार्टिंग हो रही है तो u इक्वल्स टू 0 और v फाइनल वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। और तीसरा पॉइंट हमें मालूम है यहां पर टाइम जो है 10 सेकेंड। तो पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे चेंज इन वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से, v माइनस यू अपॉन टी से निकल आएगा 30 माइनस 0 अपॉन 10। निकला हमारे पास 30 अपॉन 10, 10 से काट देंगे 3 बार तो हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से एक्सेलरेशन आ गया। और मास हमको मालूम है ऑलरेडी दे रखा है उसने 1500 kg। इसी बेस से हम फोर्स निकाल देंगे, फोर्स इक्वल्स टू ma। m दे रखा है हमको 1500 यानी 1500, एक्सेलरेशन 3, 15 3 45 यानी 4500 न्यूटन का फोर्स लग गया। शायद मैं समझता हूं आपको ये फोर्स निकालने के लिए इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमें एक्सेलरेशन नहीं दे रखा है तो हम कोई
जो इक्वेशन ऑफ मोशंस मैंने पढ़ाई थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके बेस से हम इनका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं और मास हमको गिवन होगा। अगर मास ग्राम में दे रखा है तो हमें केजी में करना पड़ेगा उसे। क्लियर? मैं समझता हूं ये न्यूमेरिकल्स आपके समझ में आएंगे। इसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको साइड बुक्स में, एसजान में, एनसीईआरटी में मिल सकते हैं, वहां से आप इनकी प्रैक्टिस करें। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सर न्यूटन हमें क्या बताते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन में? आप लोगों ने फर्स्ट लॉ को पढ़ा, सेकंड लॉ पढ़ा, थर्ड लॉ मैं बता रहा हूं। when one body exerts a force, the force on an other body, when one body exerts a force on another body, the second body also exerts equal and opposite force on the first body। यह सर न्यूटन बताते हैं कि अगर कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर कोई फोर्स एक्सर्ट करती है तो दूसरी बॉडी भी उसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके लिए बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दूंगा कि एक बॉय है जिसने व्हील शूज पहन रखे हैं स्केटिंग करने वाले, और जाके किसी दीवार को पुश करता है। जब वो दीवार को पुश करता है तो वो, आप लोग समझ सकते हैं, वो बॉय पीछे की तरफ क्या होगा, मूविंग करने लगेगा अपने व्हील शूज के ऊपर। तो ये क्या हुआ कि एक बॉडी ने फोर्स एक्सर्ट किया, बॉय ने फोर्स एक्सर्ट करा किसके ऊपर, दीवार के ऊपर, और दीवार ने फिर से क्या करा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट किया किसके ऊपर, उस बॉय के ऊपर, और बॉय स्टार्ट्स मूविंग। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। आप लोगों को मैं एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बताऊं कि जब आप नाव में कभी बैठे हो तो नाव वाला जब नाव चलाता है, पहले आपको नाव में बिठा लेता है, वो सबसे पहले जो नदी के किनारे पर वो जो है अपने ओर से, अपनी स्टिक से पहले उसे पुश करता है बैंक ऑफ रिवर को, और उसके बाद वो स्टार्ट करता है मूविंग। ये भी एक एग्जाम्पल है न्यूटन्स थर्ड लॉ का। अगर ये डेफिनेशन आप लोगों को नहीं याद हो पाती तो इसके लिए एक बड़ा सरल इजी एग्जाम्पल है, टू एवरी, एक और इसकी डेफिनेशन है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो दैट्स वाई इस न्यूटन्स थर्ड लॉ को हम एक्शन एंड रिएक्शन का प्रिंसिपल भी कहते हैं। इस न्यूटन्स थर्ड लॉ को हम और भी तरीके से समझ सकते हैं। अब मैं आप लोगों को कहूंगा, आप लोग चलना तो जानते ही होंगे, हाउ टू वॉक। अब आपको हंसी आ रही होगी, हम इतने बड़े हो गए कि हम वॉकिंग करना भी नहीं जानते। यस, यू नो हाउ टू वॉक।
पर लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि हम वॉकिंग कैसे कर पाते हैं। जब हम वॉकिंग करते हैं तो हम अपने फुट से ग्राउंड पर एक फोर्स लगाते हैं, ग्राउंड भी हमको इक्वल फोर्स लगाता है, तो हम तो ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराते हैं, लेकिन ग्राउंड जैसे हमें इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देता है तो हम फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव करने लगते हैं। अब यहां कुछ स्टूडेंट पूछेंगे, भाई हम जो उसको फोर्स लगाते हैं तो ग्राउंड तो मूव नहीं करता, लेकिन हम मूव कैसे कर जाते हैं? तो आप न्यूटन सेकंड लॉ पर जाइए। हमने बताया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, बट मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ एक्सेलरेशन। लेकिन मास उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अभी हमारे अंदर जो मास है और ग्राउंड के अंदर जो मास है, बहुत टू मच डिफरेंस देयर इज। अर्थ के ऊपर जो ग्राउंड है उसका बहुत ज्यादा मास है, तो जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो तो हम फील कर ही नहीं पाते कि उसमें फोर्स कितना लगा, लेकिन उतना ही फोर्स वो हमें दे देता है एंड वी एबल टू मूव। अंडरस्टैंड? मैं इसके लिए कुछ क्वेश्चंस के साथ आपसे डिस्कस करूंगा। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। हाउ डू वी वॉक? पहला क्वेश्चन मैंने यहां दिया, ये न्यूटन थर्ड लॉ के बेस पर मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं। हाउ डू वी वॉक? हाउ डू वी वॉक? हम वॉक कैसे करते हैं भाई? आंसर क्वेश्चन 1 दिया, व्हेन वी वॉक, जब हम वॉक करते हैं भाई, व्हेन वी वॉक ऑन द ग्राउंड, आवर फुट, जो हमारा फुट है, pushes the ground backward, pushes the ground backward। हमारा जो फुट है वो पुश करता है ग्राउंड को बैकवर्ड। इन रिएक्शन, मैंने बोला था ना, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। इन रिएक्शन द ग्राउंड also pushes, वो भी पुश करता है हमें, pushes in opposite direction, वो हमें अपोजिट डायरेक्शन में पुश करता है, ठीक है। एंड वी are able to walk forward। और हम लोग फॉरवर्ड मूविंग कर पाते हैं, वो बैकवर्ड में पुश करता था, लेकिन ग्राउंड ने पुश जो किया वो अपोजिट डायरेक्शन, यानी हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा दे, उसने हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश किया। शायद ये क्वेश्चन ऐसे पेपर में आ जाते हैं बेटा पूछने के लिए, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। बोल सकते हैं आप, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ द ग्राउंड पुशेस आवर फुट पुशेस द ग्राउंड एंड ग्राउंड ऑल्सो इन रिएक्शन पुशेस अस टू फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमको मूव करवाएगा। एक और दूसरा क्वेश्चन मैं यहां पर बताता हूं। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डू द स्विमर स्विम? How do the swimmer swim? How do the swimmers swim? Swim कैसे करते हैं swimmers? Very easy. The swimmers, SWIMMERS, swimmers pushes the
by their hands in backward direction, वो बैकवर्ड डायरेक्शन करता है, एंड द वाटर pushes him or her in forward direction, वो उसे फॉरवर्ड मूव कर देते हैं. सो दैट्स वाई फिर यहां पर प्रूव हुआ टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन यहां भी लगता है. और इस तरीके से मैंने यहां दो क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन किया. एक और बढ़िया सा तीसरा क्वेश्चन है, अक्सर करके पेपर में पूछ लिया जाता है. हाउ डज द गन रिकॉइल ऑन फायरिंग? हाउ does the gun recoil on firing? जब फायरिंग करते हैं तो आपने देखा होगा जो गन है पीछे को जर्क करती है, एक धक्का सा लगाती है, जो भी गनर है उसको, वो क्यों रिकॉइल करती है? तो यहां पर वेरी इजी, टू एवरी एक्शन आप ऐसे लिख सकते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलेगा. यहां पर क्या होगा? To every action there is equal and opposite reaction. The bullet moves forward on firing. बोलेंगे इसको on firing. जब फायरिंग होगी the bullet moves forward. ये क्या हुआ? बुलेट जो है moves forward due to high mass of gun का मास थोड़ा ज्यादा है, बुलेट का कम होता है. ड्यू टू हाई मास ऑफ गन gives a backward jerk. ये क्या करेगा? बैकवर्ड जर्क देगा हमको. ठीक है, बैकवर्ड जर्क गिव्स अ बैकवर्ड जर्क. द गन इज सेट टू बी रिक्वायर्ड. सी को बोल देंगे द गन इज सेट टू बी रिक्वायर्ड. इसी को हम लोग रिक्वायरिंग कहते हैं, रिक्वायर्ड कहते हैं. तो गन रिक्वायर्ड कर जाएगी जब भी क्या होगा कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ये बात आप जानते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ है. बाई न्यूटन्स थर्ड लॉ भी बोल सकते हैं हम लोग. ऑन फायरिंग बुलेट मूव्स फॉरवर्ड, क्योंकि बुलेट का मास कम है तो बुलेट काफी दूर तक जाएगी. पर ड्यू टू द हाई मास ऑफ गन गिव्स अ बैकवर्ड जर्क. जर्किंग देगा, बस थोड़ा सा पीछे को बैक पुश करेगा. इसी को हम लोग रिक्वायरिंग कहते हैं. दैट्स क्लियर. शायद मैं समझता हूं ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे. एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर करके पूछा जाता है वो और मैं यहां नोट कर देता हूं. वेरी इजी क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया. हाउ डू द रॉकेट एंड जेट प्लेन फ्लाई? हाउ डू द रॉकेट एंड जेट प्लेन फ्लाई? यहां इसमें भी आएगा दे यूटिलाइज
द न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को यूटिलाइज करेंगे, ऐसा लिख दो या बोल दीजिए दे यूटिलाइज द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन ही न्यूटन्स थर्ड लॉ है, हमने शॉर्ट में लिख दिया इसको। दे यूटिलाइज द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, द हॉट gases of their fuel, उनके फ्यूल की जो हॉट गैसेस हैं, दे यूटिलाइज द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, द हॉट गैसेस ऑफ देयर फ्यूल, उनके फ्यूल की जो हॉट गैसेस हैं, द हॉट गैसेस ऑफ देयर फ्यूल, फ्यूल की जो भी गैसेस हैं, रशेज आउट, वो रशेज आउट करती हैं, रशेज आउट करती हैं, और क्या होता है द इक्वल अपोजिट रिएक्शन दे फ्लाई विद ग्रेट स्पीड, वो ग्रेट स्पीड से फ्लाई कर पाते हैं उसके अपोजिट रिएक्शन के कारण। तो शायद मैं समझता हूं आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ भी अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा।